हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बिहार बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर आप सभी को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की, यानी कि जितने भी साथी हमारे इस बार 12th पास आउट करके बीएससी में एडमिशन लिए हैं, तो जाहिर सी बात है उनका फर्स्ट सेमेस्टर होगा। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अगर अपना जूलॉजी मेजर लिया है या बॉटनी मेजर लिया है या केमिस्ट्री मेजर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तीनों क्लासेस को यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं आपके लिए। जूलॉजी की क्लास यहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रही है। आज हम यहाँ पर बॉटनी का पहला लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। बॉटनी का जो सिलेबस है और जो जूलॉजी का सिलेबस है, मेजर माइनर मैंने दोनों यहाँ पर अपलोड कर दिया है। केमिस्ट्री को जल्दी हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए आप लोग जूलॉजी और बॉटनी से काम चलाइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर हम यहाँ पर लेकर के आएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो बॉटनी का मेजर कोर्स है, इस बॉटनी के मेजर कोर्स में आपने देखा होगा कि जो पहली यूनिट है, उस पहली यूनिट में बच्चों आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन पढ़ना है। मतलब क्लासिफिकेशन किसका पढ़ना है? प्लांट किंगडम का। तो मैं यहां पर आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि भाई ये जो क्लासिफिकेशन है इसका, प्लांट किंगडम का, तो इस प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन को आप तभी समझ पाओगे जब आप बेसिक लेवल को समझोगे। तो आप सभी जानते हैं कि आपकी जो यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस या आपके जो सर सुमित राणा, मैं खुद यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ, मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक लेकर के चलता हूँ। ठीक है, आपका पहला मैं बेस कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद में हम लोग एडवांस की तरफ जाएंगे। और एडवांस में भी आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट के लिए आपके लिए बहुत बहुत विशेष ये क्लासेस होने वाली हैं। इसके साथ साथ अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये क्लासेस बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो आज की हम इस क्लास में क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले जो क्लासिफिकेशन दिया गया है प्लांट किंगडम का, वो क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, क्या कारण था, उसको समझेंगे। और उससे भी पहले हमको प्लांट किंगडम में सबसे पहले ये बात समझनी है। ठीक है, चाहे हम बात करें प्लांट किंगडम की, चाहे हम बात करें एनिमल किंगडम की, इन दोनों किंगडम में या इस पूरे पृथ्वी पर आप जितने भी ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, इन सभी को समझने के लिए, या ये जितनी भी ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, जितनी भी आप यहाँ पर पॉपुलेशन देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की, है ना, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो उन सभी को मिलाकर के हम कहते हैं क्या? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। यानी कि जो डाइवर्सिटी पाई जा रही है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, आपने देखा होगा ह्यूमन अलग है, डॉग अलग है, काऊ अलग है, लॉयन अलग है ना, कैट अलग है, माउस अलग है, माइस या माउस, ठीक है, रैट जिसको हम कहते हैं, चूहा अलग है। तो ये विविधता जो पाई जा रही है डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में, तो जाहिर सी बात है इस सभी को मिलाकर के हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। देखिए बच्चों, बहुत ही दिमाग से और ध्यान पूर्वक क्लासेस को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाएंगे। तो जाहिर सी बात है बीएससी तो आप अपनी कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी डिफरेंट टाइप के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकते हैं आप जो आगे देंगे इन फ्यूचर, ठीक है, तो उसके लिए भी ये बहुत बहुत रिक्वायर्ड रहेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर सीयूईटी की भी प्रिपरेशन कराइए। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप सीयूईटी की एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइक 12th के बाद में, तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए भी ठीक है। ठीक है, जितना अगर आप ये पढ़ लोगे अच्छे से एडवांस लेवल पे अभी शुरुआत के 1 2 4 यूनिट, तो जाहिर सी बात है आपका सीयूईटी का जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसको कोई अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, लेक्चर ये 1 है बच्चों, और इस लेक्चर 1 में हम बात करेंगे फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, तो पहले हम बेस को समझते हैं। बेस को समझेंगे तभी हम जानेंगे कि आखिर प्लांट किंगडम की बात करें या एनिमल किंगडम की बात करें, इसमें क्लासिफिकेशन या जो किंगडम दिए गए हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, है ना, नीड क्यों पड़ी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों हुआ। तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हमको बायोडाइवर्सिटी समझना है। देखिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहें इंपॉर्टेंट है तो नहीं है, लेकिन इसके बिना आप आगे के टॉपिक भी नहीं पढ़ सकते। समझ रहे हैं बात को?
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस टॉपिक के बिना आप आगे के जो टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा वो समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए इसको आप क्लियर जरूर करते चले। चलिए साथियों, चलते हैं हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस पूरी पृथ्वी पर जो जीवों की जीवित प्रजाति पाई जा रही है उसमें किस प्रकार की डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको समझना है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है पहला पॉइंट, अत्यधिक बड़ी मात्रा में लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम बात करते हैं हर्ब्स की, है ना, श्रब्स की, ट्रीज की, इंसेक्ट्स की, एनिमल्स की या प्लांट्स, इन सभी को आसानी से हमारे चारों ओर देखे जा सकते हैं। आप अगर देखें तो इन सबको हम इजीली अपने चारों ओर देख लेते हैं। भाई जो हर्ब्स हैं, छोटे छोटे घास फूस है, वो हमको दिखाई देती हैं। श्रब्स, इनसे कुछ बड़े प्लांट्स, पौधे हमको दिखाई देते हैं। ट्रीज, बड़े बड़े पौधे, बड़े बड़े प्लांट्स हमको दिखाई दे रहे हैं। इंसेक्ट चारों तरफ, अभी बारिश का मौसम हो रहा है तो आप देखते हैं इंसेक्ट बारिश के मौसम में पानी बरसने के बाद में बहुत सारा इंसेक्ट आपको देखने को मिलता है। वैसे भी आप लोग बिना बारिश के भी बहुत सारे इंसेक्ट को देखते हैं। एनिमल्स, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आप देख रहे हैं हमारे चारों ओर पाए जा रहे हैं। प्लांट्स, है ना, बहुत सारे हमारे चारों ओर पाए जा रहे हैं। तो इन सभी को हम आसानी से अपने चारों तरफ देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखें और भी कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं, लेकिन हम उन्हें नग्न आंखों से, दैट मींस नेकेड आई से नहीं देख सकते। जैसे हम बैक्टीरिया की बात करें, वायरस की बात करें, कुछ फंगस की बात करें, है ना, तो ये भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन ये हमारे चारों तरफ, हमारे हाथ के ऊपर, हमारे कपड़ों पर, हमारे दैनिक जीवन में जो भी हम खाते पीते हैं उन पर ये मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब तीसरी बात समझिएगा, इन ऑर्गेनिज्म को केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। यानी कि जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ यूनिसेलुलर फंगस हैं या यूनिसेलुलर एल्गी हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप से ही क्या करते हैं बेटा, देख सकते हैं। इस डिफरेंट काइंड्स के या टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स को पृथ्वी की जैव विविधता, है ना, इस अर्थ की जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। अब जितने भी टाइप के ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी आप देख रहे हैं, इस सबको हम मिलाकर के क्या कह सकते हैं बच्चों, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंग्लिश वाले जो हमारे बच्चे हैं वो इंग्लिश में नोट्स यहां पर आपको मिल रहा है, तो आप आसानी से उसको देख लीजिए। अब बायोडाइवर्सिटी बड़ा नाम आ रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी को हम देख लेते हैं। इसको हिंदी में बच्चों कहते हैं जैव विविधता। जैव विविधता, भाई जैव विविधता क्या है ना, बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो सबसे पहले हम इसके नाम की बात करेंगे। नाम में आप देखिए, सबसे पहले इसको ग्रीक भाषा के बायो का जो मीनिंग लिया गया है वो बायोस से लिया गया है। ग्रीक भाषा के बायो का जो मीनिंग लिया गया है वो किससे लिया गया है, बायोस से लिया गया है। और बायोस का मीनिंग होता है लाइफ, यानी कि जीवन, है ना। और डाइवर्सिटी जो लिया गया है वो फॉर्म से लिया गया है। फॉर्म मतलब स्वरूप, यानी कि लाइफ का जो फॉर्म है, जीवन की जो स्वरूप है, जीवन का जो स्वरूप है, उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पूरे जीव जगत में अनेकों प्रकार के जीवों की उपस्थिति को ही जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होती है, क्योंकि प्रत्येक आवास, यानी कि हम हैबिटेट की बात करें, का अपना एक विशेष बायोटा मीन्स लाइफ होता है। आप यहां पर रह रहे हैं, आप मान लो उत्तर प्रदेश में है तो अलग है आवास। आप बनारस में रह रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश बनारस में ही आएगा। आप बिहार में है तो अलग हैबिटेट होगा। आप राजस्थान चले जाते हैं, अलग होगा। आप मध्य प्रदेश चले जाते हैं, अलग हैबिटेट होता है ना। रहने का, खान पान का, बोलने का, चाल चलन का, हर तरीके का अलग अलग तरीका है। इंडिया की बात अलग है, इंडिया में ही डिफरेंट टाइप के कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर अलग अलग रहने का, खाने का, पीने का प्रबंध किया जाता है। साउथ इंडियन की हम बात करें तो वो इडली डोसा ही खाते हैं, है ना। अपने यूपी की हम बात कर लें तो यहाँ पर मसालों से भर भर के बनाई गई चीजें खाई जाती हैं, है ना। मसाला जब तक नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जो रीजन्स में अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, उनको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं।
ये भी बात आप याद रखिएगा। तो उसका एक अलग क्या होता है, लाइफ होता है। इसलिए हर बार जब हम कुछ नए या पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, ठीक है, तो उन स्थानों पर नए जीव पाए जाते हैं या खोजे जाते हैं। तो आप देखते हैं कि अगर आप ही हो सकता है कि साइंटिस्ट आने वाले टाइम में बन जाए, तो आप कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म या कई ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप खोजें जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं, आप खोजेंगे, जाहिर सी बात है आपका नाम होगा, फादर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म वही कहलाओगे, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस एरिया की जो एनवायरमेंटल कंडीशन या पर्यावरणीय स्थितियां, ठीक है, होती हैं, ये समय के साथ बदलती रहती हैं तथा इसके साथ ही उस स्थान पर पाई जाने वाली प्रजातियां, ठीक है, जो स्पीसीज होती है, इसकी सहनशीलता, जो टॉलरेंस है, इसकी सीमा भी बदलती रहती है, जो यह तय करती है कि उस एरिया में कोई विशेष प्रजाति हो सकती है या नहीं। जैसे कश्मीर अगर आप चले जाएं तो ठंडा इलाका है ना? नैनीताल चले जाएं तो ठंडा इलाका है, राजस्थान चले जाएं तो गर्म इलाका है। तो हर जगह पे जो अलग अलग प्रकार की प्रजातियां या अलग अलग एरिया जो है, वहां का जो वातावरण है, उसके आधार पर नई नई प्रजातियां पनपती हैं। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक एरिया में या उस क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखिए, लिखा हुआ है IUCN, बोले तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेशनल नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, IUCN का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। एक संस्था है, इसके आधार पर वर्तमान समय में अभी तक लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन, बोले तो 17 से 18 लाख जीवों की प्रजातियों को या प्रजातियों का पता लगाकर उनका नामकरण, बोले तो नॉमेनक्लेचर किया गया है। ठीक है, बोले तो 17 से 18 लाख ऐसी प्रजातियां हैं जिनका नामकरण हम कर चुके हैं, और हमें नहीं पता ये प्रजातियां हैं भी कि नहीं, हम कुछ ही प्रजातियों को जानते हैं। और नामकरण कहने का मतलब ही होता है क्लासिफिकेशन से आधारित। भाई एक ऐसा नाम जो पूरे विश्व में एक सा ही जाना जाए। ठीक है, जैसे मेरा नाम सुमित राणा है, तो मैं यूपी में भी सुमित राणा हूँ, बिहार में भी सुमित राणा हूँ, राजस्थान में भी सुमित राणा हूँ, अमेरिका जाता हूँ तो वहां पर भी सुमित राणा ही रहूंगा, है ना? ये मेरा एक स्पेसिफिक नेम है, और मेरे जैसे न जाने कितने घूम रहे होंगे, लेकिन मेरी आइडेंटिटी, मेरा थंब इंप्रेशन मेरा ही है। ठीक है, तो इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, और इन सभी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स का क्या किया गया है बच्चों? नामकरण किया गया। और कितने नामकरण कर चुके हैं अभी तक? 17 से 18 लाख से ज्यादा अधिक स्पीसीज की नॉमेनक्लेचर नामकरण हो चुका है। इसमें से लगभग 12 लाख स्पीसीज एनिमल्स की हैं और 5 लाख स्पीसीज जो हैं वो प्लांट की खोजी गई हैं। देखो ये जो डाटा मैं दे रहा हूं ये एग्जैक्ट डाटा नहीं हो सकता, गूगल पे आप इसको अगर सर्च करते हैं तो हो सकता है ऊपर नीचे हो, कुछ संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। ये बुक का और थोड़ा सा नेट का डाटा है, तो आप परेशान मत होइएगा कि सर आपने जो डाटा बताया वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, गूगल बाबा से सर्च कर लीजिएगा, या आपकी बुक में क्या डेटा है उसको सर्च कर लीजिएगा, लेकिन जो एनसीईआरटी कहती है उसको आप फॉलो कीजिएगा। तो इसमें से लगभग 12 लाख क्या है ऐसी स्पीसीज हैं जो एनिमल्स की, मतलब 5 लाख स्पीसीज प्लांट की खोजी जा चुकी हैं। आगे देखिए, लिखा हुआ है हमें प्राप्त इंफॉर्मेशन के अनुसार अभी तक वायरस की करीबन 1500, बैक्टीरिया की 4000, प्रोटोजोन्स की 40,000, फंजाई की 72,000, हायर प्लांट्स जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं इनकी 2,70,000, निमेटोड्स एंड वॉर्म्स, निमेटोड और वॉर्म्स यानी कीड़ों मकोड़ों की हम बात करें तो 25,000 के आसपास, है ना? इसके साथ साथ इंसेक्ट की बात करें तो 10,25,000, ठीक है, 1,25,000 के आसपास, 10,25,000 के आसपास है। क्रस्टेशियंस की बात करें तो 43,000, 43,000 के आसपास। मोलस्का की बात करें तो 7,000 स्पीसीज खोजी गई हैं। फिशेस की 26,959 के आसपास हैं। एम्फीबियंस की, ये यहाँ पर थोड़ा सा इंसेक्ट का डाटा मैं याद कर रहा था कि जो मैंने याद किया था वही है, तो 10,25,000 के आसपास ही है। ठीक है, राइट। तो एम्फीबियंस की हम बात करें तो ये 4,780 के आसपास है। रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो 7,150 के आसपास है। बर्ड्स की 9,700, और मैमल्स बोले तो स्तनधारी जंतुओं की बात करें
तो 4650 स्पीसीज का पता लगाया जा चुका है। तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये प्लस में आप रखिएगा। अभी तक क्या अगर आप डेटा गूगल पे सर्च करते हैं तो हो सकता है इससे ज्यादा या इससे कम डेटा आपको मिल सकता है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं कहूंगा कि ऐसा है, बस आप उसको समझिए। इस प्रकार सभी ज्ञात प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स की कुल संख्या 17 से 18 लाख तक हो जाती है। इस पूरे विश्व में लाखों एनिमल्स, प्लांट और अन्य ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें किसी व्यक्ति के द्वारा पहचाना जाना, उनका अध्ययन या वर्णित किया जाना संभव नहीं है। अब आप देखिए, एक इंसान कोई है ना, मान लो आप हो, मान लो आप हो, और आप क्या कर रहे हैं कि यहां किस तरीके से, भाई आप सोचिए, आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को पता कर पाएंगे। अब भाई 17 से 18 लाख के आसपास यहां पर स्पीसीज पाई जा रही है, क्या आप याद कर पाओगे? और आप ऐसे रीजन में रह रहे हो जहां पर आप अपनी लैंग्वेज में उसको, चलो मान लेते हैं 10-20 आपको ऑर्गेनिज्म पता है, आपने अपने एरिया में देख लिया। अगर आप अमेरिका जाते हो, लंदन जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, कहीं भी जाते हो, वहां पर अगर आप कहोगे हमारे यहाँ कबूतर बहुत मिलता है ना, हमारे यहाँ कौवा बहुत है, तो क्या वो समझ पाएगा? वो कहेगा व्हाट इज कबूतर, है ना, व्हाट इज कबूतर, कबूतर क्या होता है। लेकिन अगर आप उसका जूलॉजिकल नेम लेते हैं या इंग्लिश में आप उसको बोलते हैं तो मे बी पॉसिबल कि वो समझ पाए, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। अब होता क्या है कि जैसा कि हम अपने एरिया में प्लांट और एनिमल को उनके स्थानीय नामों, बोले तो लोकल नेम से पहचानते हैं, जो एक शहर, राज्य, देश के भीतर भी अलग अलग होता है। जाहिर सी बात है, हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को या डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को अपने एरिया में अपने लोकल नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की भाषा, ठीक है, यानी कि जो उनकी लैंग्वेज है, उनका दृष्टिकोण है ना, जो पर्सपेक्टिव्स है, अलग अलग होता है। अब तमिलनाडु में अगर आप जाते हैं तो वहां पर तमिल बोली जाती है, तेलुगु में जाते हैं तेलुगु बोली जाती है, यूपी में जाते हो तो हिंदी बोली जाती है, मध्य प्रदेश में जाते हो तो वहां पर अपनी भाषा बोली जा रही है, वाराणसी में, यूपी में ही वाराणसी आप चले जाओ तो भोजपुरी बोली जाती है। तो देख रहे हो, अलग अलग एक ही राज्य में भी अलग अलग शहरों में अलग अलग भाषा हो सकती है भाई। यहाँ पर शाहजहांपुर में अलग तरीके की है, बरेली में अलग से, मैं आऊंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, है ना। लखनऊ चले जाते हैं तो कितनी शब्द अलग है। और कैसे हैं आप बताइए भाई, कानपुर चल जाए तो अलग है ना, यूपी, अब हरदोई डिस्ट्रिक्ट रहे तो ओए कहाँ जा रहे हो, यहाँ, इस तरीके से बात करते। तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेज, या हम बात करते हैं राज्य के अंदर भी, अगर हम स्टेट की बात करें तो उसके अंदर जो शहर होते हैं वहां पर भी अलग अलग तरीके की भाषा बोली जाती है, और उस भाषा के आधार पर हम जीवों को अलग अलग भाषा से पहचानते हैं, ठीक है। इस तरह के विविध जीवन स्वरूपों यानी डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स का अध्ययन करने व उनकी उचित पहचान के बाद पूरे जीव जगत या पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के नामों का नामकरण, बोले तो नोमेनक्लेचर करने की आवश्यकता होती है, जिससे सभी जीवों की बेहतर समझ के लिए वैज्ञानिकों ने सिद्धांतों यानी कि प्रिंसिपल्स, प्रतिक्रियाओं, प्रोसीडर्स और शर्तों, कुछ टर्म्स हैं, के डेफिनेट सिस्टम को स्थापित किया है। तो कुछ वैज्ञानिक आए, है ना, उन वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई ये जीव तो एक जैसा है लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जा रहा है, तो क्या क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे एक नाम उस जीव का रखा जाए और उस एक जीव को पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाए। वो बात अलग है कि वहां का जो जिस रीजन का जो आदमी है वो उसको किस नाम से जानता है, वो अलग बात है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर, है ना, पूरे विश्व के लेवल पर हम उसको एक नाम से जानेंगे। तो उसके लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए, कुछ प्रतिक्रियाओं को रखा गया, कुछ शर्तें लागू की गई, ठीक है, जो हमें ज्ञात प्रत्येक जीवों को पहचान यानी कि उसकी आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, श्रेणीबद्ध, बोले तो कैटेगराइज हम कर सकते हैं, विशिष्ट नाम, स्पेसिफिक नाम, है ना, नेम प्रदान करने के लिए सहायता करती है। तो ये जो टर्म और कंडीशन बनाई गई, ये कुछ आइडेंटिफिकेशन, भाई आप कोई भी ऑर्गेनिज्म खोजते हैं तो आपको उसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। नॉमेनक्लेचर कहने का मतलब ही हो गया, टैक्सोनॉमी में आप देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है ना। फिर आइडेंटिफिकेशन होगा तो फिर आप उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर आप उसका क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, भाई किस श्रेणी में इसको रखा जाए, फिर हम उसको एक स्पेसिफिक नेम देंगे जो हर जगह उस नाम से जाना जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की प्रणाली पूरे विश्व में सभी प्रकार के जीव वैज्ञानिकों के लिए स्वीकार्य है, और ये जो प्रणाली बनाई गई ये पूरे विश्व में जितने भी जीव वैज्ञानिक हैं उन सभी के लिए स्वीकार्य है।
आप अगर जीव वैज्ञानिक बनते हैं आगे, तो आपको इनकी शर्तों पर, इनके टर्म्स पर ही काम करना होगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है इस प्रकार वर्ल्ड के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेमिंग के लिए सिंपल, स्टेबल और इंटरनेशनल लेवल पर एक एक्सेप्टेबल सिस्टम को कई वैज्ञानिकों की आवश्यकता ने नॉमेनक्लेचर बोले तो नामकरण प्रक्रिया को बनाया है, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नाम देने से पहले उसके प्रकार या विशेषताओं बोले तो टाइप और फीचर्स को सही ढंग से निर्धारित या जानना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, ताकि विश्व के हर हिस्सों में उसकी पहचान एक जैसी हो सके। इसे पहचान बोले तो आइडेंटिफिकेशन के स्वरूप में जाना जाता है। अब इस बात को किस नाम से जाना जा रहा है? आइडेंटिफिकेशन के नाम से जाना जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो नॉमेनक्लेचर करने से पहले आप उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसको पहचानेंगे, एक पहचान देंगे कि भाई आपको इस तरीके से पहचाना जाएगा। ठीक है, ये किसने बनाया? ये हमने बनाया। हमने मतलब हमने नहीं, हमारे जैसे लोगों ने, साइंटिस्टों ने बनाया है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये तो हो गई बेटा हमारी आज की पहली क्लास, जिसमें हमने बात करी बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। और इसके बाद में हम बात करेंगे कि अब ये देखो डिफरेंट टाइप के, आपने यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझ लिया कि भाई कितनी सारी 17 से 18 लाख के आसपास स्पीसीज पाई जा रही है। अब ये 17 से 18 लाख के आसपास जो स्पीसीज पाई जा रही है, इसका नॉमेनक्लेचर किया जाना चाहिए। अब नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ये सब तो बात की बात है, 11th 12th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो, लेकिन फिर भी मैंने एक बेसिक यहाँ पर आपको आइडिया दिया है क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले। अब प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों, है ना? और फिर हम कहीं जाकर के प्लांट किंगडम को शुरू करेंगे पूरा। और प्लांट किंगडम को हम पढ़ेंगे किसके अकॉर्डिंग? आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग। यानी आर.एच. विटेकर साहब ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। अब किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कवर कर लेंगे। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन खत्म करने के बाद में हम उसमें से किंगडम प्लांटी को लेंगे और किंगडम प्लांटी के क्लासिफिकेशन को, यानी कि उसके फीचर्स को, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, है ना, इन सभी को, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी के फीचर्स को और उसकी लाइफ साइकिल्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो क्लासिफिकेशन भी हमारा हो जाएगा और उसके फीचर्स भी हम कवर कर लेंगे और एक पूरा हमको आइडिया हो जाएगा कि प्लांट किंगडम, यानी कि प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम या कोई भी किंगडम, किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा क्यों बनाया गया आखिर, है ना? ये पूरा जगत क्यों बनाया गया, उस जगत पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सिलेबस में देखें बेटा, तो केवल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है प्लांट किंगडम का। अब मुझे ये रास नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा कि केवल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा दें प्लांट किंगडम का और आपको पता ही ना चले कि क्लासिफिकेशन आखिर बना क्यों, क्लासिफिकेशन आखिर आया कहाँ से, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? ये सब ना पता हो तो फिर बेकार है पढ़ना, है ना? समझ रहे हो? तो जितने भी हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन यही करूंगा कि क्लास अगर पसंद आई है, क्लास में अगर आप इसी तरीके से कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, जुड़े रहते हैं और भी बहुत सारी क्लासेस चाहते हैं, तो क्लास को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में आप एक हैशटैग चला रहा हूं मैं, आप कमेंट्स में जरूर लिखिए हैशटैग बिहार बीएससी, बिहार बीएससी। तो इस तरीके से आप एक हैशटैग जरूर चलाएं। कमेंट्स अगर आप कर रहे हैं तो कमेंट में आप हैशटैग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हैशटैग बिहार बीएससी जरूर डालें। ठीक है, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और बिहार के लिए कितनी क्लासेस और हम लेकर के आ सकते हैं, ये आप सभी के कमेंट्स पर, लाइक पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं तो पूरी तरीके से समर्पित हूं अपने बिहार राज्य के लिए। तो भाई सभी लोग जुड़े रहें और चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहें। मैं यहाँ पर पूरी बीएससी की जितनी भी क्लासेस आपकी हो सकती हैं तो कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। फर्स्ट सेमेस्टर हमारा शुरू हो चुका है, कहीं कहीं पर सेकंड सेमेस्टर के भी एग्जाम होना बाकी है, तो लोग अपना एग्जाम दें। जैसे ही थर्ड सेमेस्टर की कोई भी नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल साइट पर या हम तक, मुझ तक पहुंचता है, तो जल्द ही आप लोगों के बीच में थर्ड सेमेस्टर की भी सिलेबस और क्लासेस लेकर आना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।